सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इंडिया कोई भी राइस को यूएस में डंप नहीं करता है। यूएस से जो भी राइस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वो प्योरली डिमांड बेस्ड है और एडवांस ऑर्डर्स के ऊपर ही मटेरियल सप्लाई होता है। जो इंडियन राइस है, उसका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर है और उसकी तासीर बाकी चावलों से काफ़ी अलग है। आज आप अमेरिकन राइस को बासमती राइस का रिप्लेसमेंट नहीं देख सकते। जो साउथ एशियन और ट्रेडिशनल डिशेज है एशिया की, उसके अंदर बासमती राइस और इंडियन नॉन बासमती राइस ज़्यादा सूटेबल है। उसके अंदर आप जैसे बिरयानी के अंदर अमेरिकन राइस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसमें केवल बासमती का ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले साल 2023-24 के अंदर भारत ने $374 मिलियन का बासमती चावल और $47 मिलियन का नॉन बासमती चावल यूएस को एक्सपोर्ट करा था, जिसमें बासमती चावल की मात्रा 2,74,000 मेट्रिक टन थी और नॉन बासमती 61,000 मेट्रिक टन था। बासमती राइस की बात करें तो यूएस भारत के लिए चौथी सबसे बड़ी मार्केट है और नॉन बासमती के लिए 24th लार्जेस्ट मार्केट है। यूएस एक इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी डाइवर्सिफाइड है और पूरी दुनिया में जाता है। तो जो यूएस मार्केट बड़ी है, बट वो भारत के एक्सपोर्ट का केवल 3% हिस्सेदारी रखती है। जहां तक हमने पिछले कई दिनों में देखा कि भारत से अमेरिका को चावल का जो निर्यात है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे जैसे इंडियन खाना बाहर के देशों के कुजीन के अंदर इम्बेड होते जा रहा है और उसकी प्रेवलेंस या उसकी प्रेफरेंस बाहर के देशों में बढ़ती जा रही है, तो इंडियन राइस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो चावल है वो फूड हैबिट से ड्राइव होता है, वो कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं करता इंडिया का चावल खरीद के, उनको जरूरत होती है तो इसलिए वो चावल को खरीदते हैं। जहां तक हम फैक्ट्स की बात करें तो चावल आज के दिन भी सबसे सस्ती फूड स्टेपल आइटम में से एक है। तो एक यूएस कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखें तो चावल उसकी फूड बास्केट का या हाउस होल्ड इनकम का बहुत ही एक छोटा पोर्शन कंज्यूम करता है। तो हमने ये देखा कि पहले ये टैरिफ सिचुएशन से पहले 10% टैरिफ भारतीय चावल के ऊपर था, आज वो बढ़ा के 50% कर दिया गया है। 40% इंक्रीज चावल जैसी आइटम में एक बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। पर इसके बावजूद भारत से अमेरिका को जो चावल का निर्यात है वो चालू है। हमने ये भी देखा कि पहले एक 10 पाउंड का बैग जो यूएस में सबसे पॉपुलर पैकेजिंग है, वो पहले $13 प्रति बैग के लिए बिकता था। टैरिफ लगने के बाद ये $13 का रेट बढ़ के $17-18 हो गया है। ये क्लियरली शो करता है कि जो भी टैरिफ का बर्डन है वो भारतीय निर्यातकों या किसानों पे नहीं, पर यूएस कंज्यूमर के ऊपर इसका असर पड़ा है। और ये इस बात को दोबारा जस्टिफाई करता है कि जो भी भारत से चावल खरीदा जा रहा है वो जरूरत बेस्ड है, ना कि वो डंप करा जा रहा है। तो इसका रिप्लेसमेंट बहुत डिफिकल्ट है। हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि यूएस में एक ये रियलाइजेशन है कि भारत की कमजोर नब्ज है उसके किसान। जो भारतीय सरकार है वो किसानों के सामने झुकती है और किसानों के हित के लिए काम करती है। तो जब भी वो भारत के किसानों पे या किसी भी खाद्य प्रोडक्ट के ऊपर हमला करते हैं या धमकी भी देते हैं, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमने जैसे देखा कि अभी अभी यूएस का एक ट्रेड डेलीगेशन इंडिया में लैंड करा है, तो ये एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक भी हो सकती है कि पहले से भारत के नेगोशिएशन टीम के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अमेरिकी डिमांडों को मान ले। हमने ये भी महसूस करा कि 1993 से लगातार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएस इंडियन गवर्नमेंट जो एमएसपी देती है फार्मर्स को, उसका ऑब्जेक्शन यूएस करते आ रहा है। यूएस को भारत के चावल निर्यात से इतना फर्क नहीं पड़ता।
भारत का निर्यात यूएस को बहुत ही छोटी मात्रा में होता है। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण है, बट यूएस के अगर और भारत के टोटल ट्रेड वॉल्यूम पे देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जो चावल पे सरकार एमएसपी देती है, ना तो वो चावल यूरोप या यूएस में खरीदा जाता है और ना ही वो अमेरिकन राइस के कंपटीशन में किसी भी तरीके से है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्शंस या डब्ल्यूटीओ का नाम बार बार लेने का मतलब तो यही है कि भारत पे और कंसिडरेशंस की वजह से, किसी और ऑब्जेक्टिव की वजह से प्रेशर डाला जा रहा है कि जिससे कुछ और मांगे भारत सरकार से करी जाए और अपना उल्लू सीधा करा जाए।